सभी को नमस्कार। आज हम जो विद्यार्थी बीएड कर रहे हैं उनका जो फाइनल लेसन होता है उसमें वाइवा के रूप में, साक्षात्कार के रूप में विद्यार्थी से कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं और उन प्रश्नों के आधार पर विद्यार्थी का मूल्यांकन किया जाता है कि विद्यार्थी ने प्रशिक्षण के दौरान क्या सीखा है, क्या नहीं सीखा है। तो हम आज कुछ ऐसे प्रश्न लेकर के आए हैं जो हर परीक्षक हैं, हर एग्जामिनर हैं, वो लगभग बच्चों से जो फाइनल वाइवा उसके होते हैं उस समय पूछ लेते हैं। तो आज हम उन महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले ये पूछ लिया जाता है विद्यार्थी से कि बीएड का पूरा नाम क्या है। कि जो बीएड है, बीएड का पूरा नाम क्या है। अब बहुत से बच्चे हैं वो कहते हैं जी बीएड का पूरा नाम बीएड है या बीएड ही कहते हैं, हमने तो बीएड ही सुना है। तो बीएड का पूरा नाम है वो क्या है, बैचलर ऑफ एजुकेशन है। क्या है, बैचलर ऑफ एजुकेशन है। बैचलर ऑफ एजुकेशन, बैचलर ऑफ एजुकेशन है। अंग्रेजी भाषा में तो बैचलर ऑफ एजुकेशन कहते हैं, लेकिन पूछ लिया जाए कि जो आपने बीएड की है उस बीएड का आप हिंदी में नाम लिख के दिखाएं या हिंदी में बताएं। हिंदी भाषा में क्या कहते हैं, तो हिंदी भाषा में कहते हैं शिक्षा स्नातक। क्या कहते हैं, शिक्षा स्नातक। हिंदी भाषा में क्या कहा जाएगा, शिक्षा स्नातक। इसी तरह कई बार ये भी कह दिया जाता है विद्यार्थी से कि आप बीएड लिख के रख दिखाओ। बीएड कैसे लिखोगे, तो बीएड है वो इस तरह से लिखा जाता है, इस तरह से लिखा जाता है। अब हमने कई बार ये पूछ ले कि आपने जो ये बिंदु लगाए हैं ये बिंदु किसके प्रतीक हैं, या हिंदी भाषा में किस तरह का प्रयत्न है। तो हिंदी भाषा में जो प्रयत्न होते हैं ना, प्रयत्न दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का, दो प्रकार का। एक तो दीर्घ प्रयत्न होता है और एक लाघव प्रयत्न होता है। क्या होता है, लाघव प्रयत्न। दीर्घ प्रयत्न में तो हमें थोड़ी कोशिश अधिक करनी पड़ती है और लाघव में कोशिश कम करनी पड़ती है। जैसे हम कहते हैं डॉक्टर, समय भी अधिक लिखा है, वर्णों की संख्या भी अधिक आई है। इसी तरह हम कहते हैं प्रोफेसर, दीर्घ प्रयत्न है। अगर इनको इस तरह से लिख दिया जाए, ये जो चिन्ह है ये क्या है, लाघव प्रयत्न है। ये क्या है, लाघव प्रयत्न है। इनको क्या कहा जाता है, लाघव प्रयत्न कहा जाता है। उसके बाद पूछ लिया जाए कि माइक्रो टीचिंग किसे कहते हैं। हर एग्जामिनर का ये एक यानी पसंदीदा क्वेश्चन रहता है कि माइक्रो टीचिंग किसे कहते हैं। तो नाम ही देखिए, माइक्रो। माइक्रो का अर्थ क्या हुआ, सूक्ष्म कह सकते हैं या कह सकते हैं छोटा, सूक्ष्म या छोटा। टीचिंग यानी शिक्षण, टीचिंग का अर्थ है शिक्षण। माइक्रो का अर्थ सूक्ष्म या छोटा और टीचिंग का अर्थ है शिक्षण। तो हम कह सकते हैं सूक्ष्म शिक्षण। क्या कह सकते हैं, सूक्ष्म शिक्षण। शाब्दिक अर्थ क्या होता है कि जो छोटा शिक्षण होता है, कम समय का जो शिक्षण होता है वो क्या है, माइक्रो टीचिंग है। और पूछ लिया जाए कि इसमें समावधि कितनी रहती है, समावधि कितनी रहती है। तो समावधि इसमें होती है वो होती है 7 से 10 मिनट कह सकते हो, या 5 से 10 मिनट की कह सकते हो। अधिकतम 10 मिनट है, लगभग ये 6 या 7 मिनट में ये सूक्ष्म शिक्षण है वो पूर्ण कर लिया जाता है। और पूछ ले
कि इसमें विद्यार्थियों की संख्या कितनी होती है, विद्यार्थी कितने होते हैं? तो विद्यार्थियों की संख्या होती है वो 5 से 7 के बीच में होती है। क्यों? कि इसके अंदर जो बीएड करने वाले जो आपके साथी हैं वो ही विद्यार्थी के रूप में उपस्थित होते हैं। और पूछ ले कि सूक्ष्म शिक्षण क्यों करवाया जाता है? तो सूक्ष्म शिक्षण क्यों करवाया जाता है? सूक्ष्म शिक्षण इसलिए करवाया जाता है कि जब 5 या 7 बच्चों के सामने जब नया जो यानी टीचर है, नया जो अध्यापक है जो अभी प्रशिक्षण प्राप्त कर रहा है, वो उनके सामने बोल पाए, उनको समझा पाए, यानी उसके अंदर किसी तरह की झिझक न रहे, उस झिझक को दूर करने के लिए सूक्ष्म शिक्षण है वो करवाया जाता है। फिर पूछा जा सकता है कि सूक्ष्म जो शिक्षण है उसमें कितने कौशल होते हैं या कितने घटक होते हैं? तो सूक्ष्म शिक्षण में 13 से 14 कौशल होते हैं। कुछ विद्वान 13 मानते हैं, कुछ 14 मानते हैं। 13 से 14 कौशल होते हैं। 13 कह सकते हो या फिर 14 कह सकते हो। और आपसे यह पूछ लिया जाए कि आपने प्रशिक्षण के दौरान जो सूक्ष्म शिक्षण किया उसमें कितने कौशलों को यानी उपयोग में लिए हैं, कितने कौशल हैं जो आमतौर पर हम यानी बीएड में काम में लेते हैं? तो हम काम में लेते हैं 5 से 6, 5 या 6 कौशल हैं जो काम में लेते हैं। कौन कौन से? प्रस्तावना कौशल, प्रस्तावना कौशल को काम में लेते हैं, सिखाया जाता है। उसके बाद श्यामपट्ट कौशल, तो हम कह सकते हैं श्यामपट्ट कौशल का अभ्यास करवाया जाता है। उसके बाद हम कह सकते हैं कि व्याख्या कौशल, व्याख्या कौशल ये भी काम में लेते हैं। और नंबर 4 उद्दीपन परिवर्तन जो कौशल होता है, उद्दीपन परिवर्तन कौशल को काम में लेते हैं, उद्दीपन परिवर्तन कौशल। और नंबर 5 पुनर्बलन कौशल को भी हम काम में लेते हैं, पुनर्बलन कौशल। और नंबर 6 खोजपूर्ण जो प्रश्न कौशल होता है उसको भी काम में लिया जाता है, खोजपूर्ण प्रश्न कौशल। तो कौशल कितने होते हैं? 13 से 14 होते हैं। लेकिन आमतौर पर, सामान्य तौर पर हर महाविद्यालय में लगभग 5 से 6 कौशल हैं, वो ही टीचर ट्रेनिंग के दौरान विद्यार्थी को यानी सिखाए जाते हैं, उपयोग में लिए जाते हैं। कौन कौन से? प्रस्तावना कौशल, श्यामपट्ट कौशल, व्याख्या कौशल, उद्दीपन परिवर्तन कौशल, पुनर्बलन कौशल और खोजपूर्ण कौशल। तो आपने जो काम में लिए हैं उनके अगर आप वाइवा के समय 5 या 6 कौशल जो आपने काम में लिए उनके नाम बता देते हो तो आप यानी जो एग्जामिनर हैं, जो परीक्षक हैं, वो संतुष्ट हो जाता है कि हाँ टीचर ट्रेनिंग के दौरान, शिक्षक प्रशिक्षण के दौरान विद्यार्थी ने कुछ ना कुछ तो सीखा जरूर है। झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं है कि आप ये कह दो जी 13 से 14 होते हैं, हमने तो 13 से 14 कौशलों का उपयोग टीचर ट्रेनिंग में किए। करवाते ही नहीं, करवाया ही नहीं जाता है। 5 से 6 कौशलों का उपयोग करवाया जाता है। एक बार आप लिखना चाहो तो ये लिख लो, प्रस्तावना कौशल, श्यामपट्ट कौशल, व्याख्या कौशल, उद्दीपन परिवर्तन कौशल, पुनर्बलन कौशल और खोजपूर्ण प्रश्न कौशल। ये जो प्रश्न है ये इंटीग्रेटेड के जो बच्चे हैं 3rd ईयर के 4th ईयर के उनसे भी लगभग ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो बीएड
फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के जो विद्यार्थी हैं उनसे यही पूछे जाते हैं। जो एमएड के विद्यार्थी होते हैं उनसे भी वाइवा में इसी तरह के प्रश्न हैं। लगभग यही जो क्वेश्चन है जो घुमा फिरा करके पूछ लिए जाते हैं। अब आपसे ये पूछ लिया जाए, आपने जो 5 या 6 कौशल बताए और उनमें से पूछ लिया जाए कि प्रस्तावना जो कौशल है उसका प्रयोग क्यों करते हैं, प्रस्तावना कौशल क्यों काम में लिया जाता है, तो आप क्या बताओगे? प्रस्तावना कौशल का प्रयोग इसलिए किया जाता है कि छात्रों के अंदर एक उत्साह पैदा करें, छात्रों को प्रेरित करें। छात्रों को प्रेरित करने के लिए उनका जो पूर्व ज्ञान है उस पूर्व ज्ञान को किससे जोड़ेंगे? नए ज्ञान से जोड़ने का काम करते हैं। यानी छात्रों को प्रेरित करने के लिए पूर्व ज्ञान है, उस पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़ने के लिए किस कौशल का प्रयोग किया जाता है? प्रस्तावना कौशल का। तो हम कह सकते हैं छात्रों को प्रेरित करने के लिए उनके पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़ने हेतु उपयोग किया जाता है। पूर्व ज्ञान कौन सा होता है और नवीन ज्ञान कौन सा होता है? जैसे कोई प्रकरण चल रहा है, आपने कल जो प्रकरण है वो पढ़ाया था, यानी आपने पढ़ाया था, आज उस प्रकरण को आगे बढ़ाना है। तो अध्यापक को क्या करना है कि कल जो पढ़ाया था उस प्रकरण में से कुछ बातें हैं वो विद्यार्थियों को बताई जाती हैं, उनसे पूछी जाती हैं। वो बच्चों का क्या है? पूर्व ज्ञान है जो उन्होंने कल सीखा था, और हमें उनको जो आज नया सिखाना है वो क्या है? नया ज्ञान है। क्या है? नया ज्ञान है, नवीन ज्ञान है। तो प्रस्तावना कौशल का मुख्य उद्देश्य यही होता है कि छात्रों को क्या किया जाता है? प्रेरित किया जाता है सीखने के लिए। किसके आधार पर? उनका जो पूर्व ज्ञान है जो वो पहले से जानते हैं, उस पूर्व ज्ञान को किससे जोड़ेंगे? नए ज्ञान से। इसीलिए प्रस्तावना कौशल है वो आवश्यक है। ये कह सकते हो आप कि प्रस्तावना कौशल में बालकों को प्रेरित करते हुए उनके पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ा जाता है। उसके बाद में आपसे पूछ लिया जाए कि उद्दीपन परिवर्तन कौशल का उपयोग क्यों करते हैं? उद्दीपन परिवर्तन कौशल है उसका प्रयोग क्यों करते हैं? ये क्यों जरूरी है? उद्दीपन परिवर्तन कौशल क्यों जरूरी है? क्या काम में आता है? क्या होता है उद्दीपन परिवर्तन कौशल? यानी एक क्लास है, एक कक्षा है, उसमें बालक बैठे हैं। तो बालक क्या है? कुछ बालक हैं जो आपकी क्लास में रुचि ले रहे हैं, कुछ बालक ऐसे होते हैं जो पढ़ने में रुचि नहीं लेते हैं। तो बालकों में, यानी कक्षा के जो बालक हैं उन बालकों में रुचि विकसित करने के लिए ही उद्दीपन परिवर्तन कौशल का प्रयोग करते हैं। तो हम कह सकते हैं कक्षा में बालकों की रुचि विकसित करने के लिए इस कौशल का प्रयोग किया जाता है। इस कौशल का प्रयोग किया जाता है। कौन से कौशल का? उद्दीपन परिवर्तन कौशल का। उद्दीपन परिवर्तन कौशल का प्रयोग किया जाता है। तो उद्दीपन परिवर्तन कौशल के लिए आप क्या करते हो? देखो, अगर आप एक जगह खड़े होकर या एक जगह बैठकर पढ़ा रहे हो तो बच्चे रुचि नहीं लेंगे, यानी धीरे धीरे कक्षा का वातावरण क्या हो जाएगा? नीरस हो जाएगा। तो अध्यापक को हमेशा इधर उधर टहलते हुए, यानी
क्लास में घूमते फिरते हुए पढ़ाना चाहिए। तो ये भी किसका उदाहरण है? एक उद्दीपन परिवर्तन का उदाहरण है कि बच्चे हैं वो क्या रहेंगे? सक्रिय रहेंगे। दूसरा, हमें कक्षा में पढ़ाते समय बच्चे रुचि कब लेंगे? जब उनका हम क्या करेंगे? ध्यान आकर्षित करेंगे। क्या करेंगे? ध्यान आकर्षित, ध्यान आकर्षित करेंगे। आप जो कुछ पढ़ा रहे हो उसके प्रति बच्चे का क्या किया जाता है? ध्यान आकर्षित किया जाता है। तो ध्यान आकर्षित करने के लिए हमें कुछ यानी शिक्षण सहायक सामग्रियां होती हैं, उनका उपयोग करना पड़ता है। जैसे आप बच्चे को कोई चार्ट है तो चार्ट दिखाना, जैसे ही आप चार्ट दिखाओगे तो बच्चों का आपकी तरफ है यानी ध्यान आकर्षित होगा, और जो कुछ आप बता रहे हैं उसके प्रति बच्चे क्या है? उसको ध्यान से सुनेंगे, और ध्यान से सुनेंगे तो धीरे धीरे बच्चों की क्या होगी? पढ़ने के अंदर बालकों की रुचि है वो यानी जागृत हो जाएगी। तो बच्चों को चार्ट दिखाना भी क्या है? एक उद्दीपन परिवर्तन कौशल का उदाहरण है। तो हम कह सकते हैं बच्चों को चार्ट दिखा करके, या हम कह सकते हैं कि जो बच्चे हैं, अगर आपने कोई मॉडल बनाया है तो मॉडल दिखा सकते हैं, या फिर कोई आपके पास में मानचित्र है तो मानचित्र दिखा सकते हैं। तो चार्ट दिखाना, मॉडल दिखाना, या फिर मानचित्र दिखाना। जब आप बच्चों का अपनी तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहते हो तो क्या करोगे? बच्चों को चार्ट दिखा सकते हो, मॉडल दिखा सकते हो, आपके पास में कोई बना हुआ मॉडल है तो, या फिर आपके पास में मानचित्र है तो मानचित्र से भी आप बच्चों का ध्यान यानी श्यामपट्ट है, श्यामपट्ट की ओर आकर्षित कर सकते हो, अपनी ओर आकर्षित कर सकते हो कि आप बच्चों को क्या पढ़ाना चाहते हो। ये सभी किसी के उदाहरण है? उद्दीपन परिवर्तन कौशल के उदाहरण है। तो एक बार आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। तो वाइवा जो होते हैं उनमें अक्सर ऐसे ही प्रश्न पूछ लिए जाते हैं विद्यार्थी से, जिससे पता चल जाए कि विद्यार्थी ने नियमित रूप से कक्षाएं ली है या नहीं ली है। अब देखिए पुनर्बलन कौशल, कि पुनर्बलन कौशल होता है वो किसे कहते हैं? तो शब्द से ही हमें पता चल रहा है, पुनर् योग बलन। पुनर् यानी फिर से, यानी फिर से बल देना। पुनर्बलन का अर्थ क्या हुआ? फिर से बल देना, अर्थात बालकों के मनोबल को बढ़ाना। तो पुनर्बलन कौशल का अगर आपसे पूछ ले प्रयोग क्यों करते हैं, या पुनर्बलन कौशल किसे कहते हैं, किसके लिए उपयोगी है, तो पुनर्बलन का शाब्दिक अर्थ क्या है? बालकों के मनोबल को बढ़ाना, बालकों के मनोबल को बढ़ाने हेतु उपयोगी। पुनर्बलन कौशल का काम में आता है? जो क्लास के अंदर जो बालक हैं उनसे अगर हम कुछ पूछ रहे हैं और वो उनका उत्तर दे रहे हैं, तो हम बालकों का हमें क्या करना चाहिए? मनोबल बढ़ाना चाहिए। तो बालकों के मनोबल को बढ़ाने के लिए पुनर्बलन कौशल है उसका प्रयोग किया जाता है। अब आगे ये क्या कह रहे हैं कि इसके प्रकार बताओ, कि पुनर्बलन कौशल है इसके कितने प्रकार होते हैं? पुनर्बलन कौशल के प्रकार कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार होते हैं। पुनर्बलन कौशल है वो 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? सकारात्मक पुनर्बलन हो सकता है और नकारात्मक भी हो सकता है। सकारात्मक भी हो सकता है और नकारात्मक भी हो सकता है। अगर आपसे यह कहा जाए कि सकारात्मक पुनर्बलन है उसका आप उदाहरण दीजिए, तो आपका इसका उदाहरण क्या उदाहरण बता सकते हो?
कि अगर आपने कोई पर्सन है, किसी बालक से पूछा है और बालक उसका सही उत्तर, प्रॉपर सही उत्तर उसने दे दिया या देने की कोशिश कर रहा है, तो आपको वहां किसका प्रयोग करना चाहिए? सकारात्मक पुनर्बलन कौशल का प्रयोग करना चाहिए। तो एक शिक्षक सकारात्मक पुनर्बलन कौशल है उसका उपयोग है वो कैसे करता है? जैसे शिक्षक हैं, अगर बच्चा सही बता रहा है तो शिक्षक द्वारा मुस्कुराना, शिक्षक द्वारा मुस्कुराना, यानी आपकी जो मुस्कुराहट है वो क्या है? एक बालक के लिए सकारात्मक पुनर्बलन कौशल है। यानी उसको देखकर बच्चे के अंदर क्या बढ़ता है? मनोबल बढ़ता है कि मैं सही दिशा में जा रहा हूं, मैं जो उत्तर बता रहा हूं वो सही दिशा में, यानी मेरा उत्तर है वो जा रहा है। तो आप अगर उस समय अगर आपके चेहरे पर मुस्कुराहट है तो बालक का यानी आत्मबल है, मनोबल है, वो क्या है? बढ़ेगा। अगर बालक ने पूर्ण रूप से सही उत्तर दे दिया है तो आप उस बालक को यानी शाबाशी दे सकते हो, शाबाश कह सकते हो, उसकी पीठ है वो थपथपा सकते हो कि आपने बहुत अच्छा उत्तर दिए हैं। तो बालक का मनोबल बढ़ेगा और फिर आप आगे का प्रश्न पूछोगे तो उन प्रश्नों के उत्तर बताने की भी वो कोशिश करेगा। या फिर छोटे बच्चे हैं और उन बच्चों ने आपको सही उत्तर दिए हैं तो आप उनको उपहार दे सकते हो। उपहार देना, उनको आप कोई पेन, पेंसिल या कोई टॉफी वगैरह दे सकते हो। तो बच्चे के अंदर एक यानी प्रश्नों के उत्तर बताने की जिज्ञासा है वो बढ़ जाएगी और बच्चे का आत्मविश्वास है, मनोबल है, वो भी बढ़ेगा। वो यानी आपके हर प्रश्न को ध्यान से सुनेगा भी और उसके उत्तर देने की कोशिश भी करेगा। तो उपहार देना, मुस्कुराना या बच्चे को शाबाशी देना या उसको प्रेरित करते हुए आप कोई भी यानी मोटिवेशन से संबंधित बात बोलते हो तो बच्चे के लिए क्या है? सकारात्मक पुनर्बलन है। अब अक्सर हम ये पूछ लेते हैं, जो वाइवा में ना अधिकतर ये पूछते हैं कि पुनर्बलन के 2 प्रकार हैं कौशल के, तो उनमें से नकारात्मक के उदाहरण बता दो। तो नकारात्मक जो पुनर्बलन है उसके उदाहरण क्या है? आमतौर पर बच्चे यही कहते हैं कि बच्चे को डांटना नहीं। जो आरटीई अधिनियम है उसके तहत आप बच्चे को डांट नहीं सकते। ज्यादातर यही कहते हैं बच्चे, जब वाइवा में पूछे जाते हैं ना कि आप नकारात्मक पुनर्बलन का कोई उदाहरण बताओ, कि जी हम बच्चे को डांटना या उसको पीटना या उसको धमकाना, ये नकारात्मक पुनर्बलन के कौशल नहीं है। नकारात्मक पुनर्बलन का कौशल जैसे आप क्लास में पढ़ा रहे हो और ये तो निश्चित है कि विद्यार्थी विद्यार्थी होता है, चाहे वो पहली क्लास का और चाहे वो पीएचडी का हो। कक्ष में जो विद्यार्थी हैं तो आपस में खुसर 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 करेंगे, मक्खियों की तरह धीरे धीरे भिनभिनाते हुए उनकी आवाज भी आएगी। ये एक विद्यार्थी की प्रवृत्ति है। तो उस समय आपको अगर पता चल गया कि वो पीछे का बालक है या मध्य में कोई बैठा हुआ बालक है, वो बातें कर रहा है या दूसरे बच्चे को भी यानी पढ़ने नहीं दे रहे, तो उस समय अगर आप आंखें दिखाना, यानी आपके चेहरे का जो हाव भाव है वो हाव भाव भी सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार से हैं। अगर आप थोड़ी सी आंखें दिखाते हो या थोड़ी सी कड़ी नजर से बालक की तरफ देखते हो तो वो क्या है? नकारात्मक पुनर्बलन है। बालक समझ जाएगा और वो क्या है? शांत हो जाएगा, चुप हो जाएगा, तो वो नकारात्मक पुनर्बलन है। उसके बाद शिक्षक का गर्दन हिलाना, शिक्षक का गर्दन हिलाना, यानी कोई बालक प्रश्न का जो उत्तर है वो सही नहीं दे पा रहा है या नहीं दे रहा है, बार बार आपको गलत उत्तर बता रहे हैं, तो आप अपनी गर्दन के माध्यम से गर्दन को हिला करके यानी उसको नकार सकते हो। तो वो भी क्या है कि नकारात्मक पुनर्बलन तो आपने दिया, लेकिन कैसा है? नकारात्मक पुनर्बलन है। इसके अलावा जैसे क्लास में या कक्ष में बच्चे सामने बैठे हैं और उनमें से कुछ बच्चे हैं जो बातें कर रहे हैं, तो शिक्षक को पढ़ाते हुए क्या करना चाहिए? कुछ समय के लिए बिल्कुल मौन हो जाना चाहिए, चुप हो जाना चाहिए। जैसे ही आप मौन हो जाओगे, आप शांत हो जाओगे, तो बच्चों का
ध्यान है वो आपकी तरफ आकर्षित होगा और बच्चे समझ जाएंगे कि अब जो अध्यापक हैं वो अगर मौन हो गए हैं, चुप हो गए हैं, तो यानी हो सकता है वो थोड़े बहुत आवेश में हो, क्रोध में हो, तो बच्चे अपने आप शांत हो जाएंगे। तो अध्यापक का मौन होना भी क्या है, नकारात्मक पुनर्बलन का उदाहरण है। अधिकतर आप देखते हो ना क्लास में, कई बार जब हम पढ़ाते हैं और आप लोग बातें करते रहते हो, तो हम आपको चुप न करवा करके हम खुद चुप हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं, मौन हो जाते हैं कुछ पल के लिए, और उसके बाद में पूरी क्लास है वो क्या है, शांत हो जाती है। तो वो भी एक क्या है, पुनर्बलन है। कैसा पुनर्बलन है, नकारात्मक पुनर्बलन है। तो वाइवा में से प्रश्न पूछ लिया जाए कि सकारात्मक पुनर्बलन और नकारात्मक पुनर्बलन है, उन दोनों के उदाहरण बताओ। तो सकारात्मक के मुस्कुराना, शाबाश बोलना, या किसी बालक को उपहार देना, ये क्या है, सकारात्मक है। नकारात्मक, आंखें दिखाना, गर्दन हिलाना या मौन होना, ये क्या है, नकारात्मक पुनर्बलन कौशल के उदाहरण है। तो सबसे पहले पुनर्बलन कौशल किसे कहते हैं, बालकों के मनोबल को बढ़ाने हेतु जिस कौशल का उपयोग किया जाता है वो क्या कहलाता है, पुनर्बलन कौशल कहलाता है। कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, सकारात्मक और नकारात्मक। अगर पूछ लिया जाए कि ये पुनर्बलन कौशल है, इसके प्रणेता कौन है, ये या इनको 2 भागों में अलग अलग बांटने का जो कार्य है वो किसने किया है, तो ये क्या है, BF स्किनर महोदय, BF स्किनर ने, ये भी याद रखना। आप चाहो तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न अक्सर है, चाहे वो इंटीग्रेटेड के बच्चे हों या फिर बीएड की हों, एमएड की हों, उनसे पूछ लिया जाता है कि श्यामपट्ट पर लिखते समय कितने डिग्री के कोण पर खड़ा होना चाहिए। यानी श्यामपट्ट जो हमारे सामने बोर्ड है, उसमें जब एक अध्यापक लिखता है उस पर, तो कितने अंश पर या कितने डिग्री के कोण पर वो खड़ा होता है, तो इसका उत्तर है 45 डिग्री के कोण पर। कोण कह सकते हैं या अंश कह सकते हैं, 45 डिग्री के कोण पर। यानी ये जो श्यामपट्ट है, इस पर जब हम आगे झुक करके लिखते हैं इस तरह से, यानी इसके जस्ट सामने खड़े हो जाएंगे, 90 डिग्री पर होंगे, तब तो जो पीछे विद्यार्थी हैं उनको दिखाई नहीं देगा, और हम इस तरह से खड़े होते हैं, तो ये कितने डिग्री का एंगल बनता है, 45 डिग्री का। कितने डिग्री का, 45 डिग्री का। अब आगे जो क्वेश्चन है कि अधिगम किसे कहते हैं, अधिगम क्या है। सामान्य अर्थ अगर पूछ ले कि अधिगम का सामान्य अर्थ क्या है, तो हम कह सकते हैं कि अधिगम का सामान्य अर्थ है वो क्या है, सीखना। क्या है, सीखना। और जो सीखना है, इससे क्या अभिप्राय है, सीखने से क्या अभिप्राय है, या सीखने से आप क्या समझते हैं, तो आप कह सकते हैं कि बालक में जो व्यवहारगत परिवर्तन है, यानी बालक के व्यवहार में जो परिवर्तन आया है, वो क्या है, अधिगम कहलाता है। तो हम कहते हैं बालक का या बालक में होने वाला व्यवहारगत परिवर्तन ही अधिगम कहलाता है। यानी अधिगम का सामान्य अर्थ क्या है, सीखना। शाब्दिक अर्थ क्या है, सीखना। और सीखने से अभिप्राय क्या है, क्या अभिप्राय है, तो सीखने से अभिप्राय है बालक में होने वाला व्यवहारगत परिवर्तन, कि बालक के व्यवहार में कितना परिवर्तन हुआ है।
जो परिवर्तन हुआ है वही क्या कहलाता है? अधिगम कहलाता है। बालक के व्यवहार में जो परिवर्तन हुआ है वही क्या कहलाता है? अधिगम कहलाता है। तो आप एक बार लिख लीजिए कि सीखना और सीखने से अभिप्राय है बालक में होने वाला व्यवहारगत परिवर्तन। पूछ लिया जाए कि आप कक्षा में प्रवेश करते ही पहला कार्य क्या करेंगे? अक्सर पूछ ही लेते हैं, पूछ क्या लिया जाए, हम पूछ ही लेते हैं कि आप जैसे क्लास में प्रवेश करते हो, कक्षा में प्रवेश करते हो, तो कक्षा में प्रवेश करते ही आप सबसे पहले क्या काम करते हो? तो हम क्या काम करते हो, लगभग बच्चे उत्तर क्या देते हैं वो भी बता देता हूँ। बच्चे ये उत्तर देते हैं कि हम सबसे पहले विद्यार्थियों से इंट्रो करते हैं, यानी उनका परिचय करते हैं। या कई विद्यार्थी कहते हैं कि हम जैसे ही क्लास में जाते हैं तो सबसे पहले विद्यार्थियों को चुप करवाते हैं। ये आपके दोनों ही उत्तर गलत हैं। पूछा यह जा रहा है कि आप कक्षा में प्रवेश करते ही पहला कार्य क्या करेंगे? तो सबसे पहले क्या करेंगे हम? जो श्यामपट्ट है उस श्यामपट्ट पर जो सारणी बनी हुई है उस सारणी को भरेंगे। तो हम कह सकते हैं श्यामपट्ट सारणी को भरेंगे। हम कह सकते हैं ब्लैक बोर्ड जो इंडेक्स होती है उस इंडेक्स को कंप्लीट करेंगे, उसको पूर्ण करेंगे। जैसे ये एक ब्लैक बोर्ड है, ये क्या है? ब्लैक बोर्ड है। ब्लैक बोर्ड के लिए मानक जो सारणी है वो क्या है? क्या क्या लिखा जाता है वो ब्लैक बोर्ड पर? सबसे पहले यहां आप लिख सकते हो दिनांक। इस तरफ क्या लिखा जाता है? और दिनांक लिखी जाती है। सबसे पहले क्या? दिनांक। और जो बाईं ओर का जो कोना है, भाग है, यहां क्या लिखा जाता है? कालांश, यानी डेट और पीरियड। उसके बाद में बीच का जो मध्य भाग है इसमें आप लिख सकते हो विषय। क्या लिख सकते हो? विषय लिख सकते हो। विषय के बाद में आप कक्षा लिख सकते हो, कौन सी कक्षा है, कौन सा विषय है। उसके बाद में आप यहां लिख सकते हो प्रकरण, यानी जो विषय वस्तु आपको पढ़ानी है। मानक तरीका ये श्यामपट्ट का, श्यामपट्ट सारणी है जो उसको भरने का। तो ये पूछ लिया जाए कि आप कक्षा में प्रवेश करते ही पहला कार्य क्या करेंगे? तो श्यामपट्ट सारणी को भरेंगे, यानी जो दिनांक है वहां दिनांक लिखेंगे, जो विषय है वो विषय लिखेंगे, कक्षा है जिस जो स्तर है कक्षा का वो लिखेंगे, फिर कौन सा पीरियड है, कौन सा कालांश है वो लिखेंगे। कई बार एग्जामिनर ये पूछ लेता है कि माइक्रो, सिमुलेशन, मैक्रो, मेगा, इंटर्नशिप टीचिंग आपने कहाँ की है? ये टीचिंग आपने कहाँ की है? तो एक तो माइक्रो और एक सिमुलेशन, सिमुलेशन ये टीचिंग है। और दूसरा जैसे कह दिया जाए मैक्रो, ये माइक्रो, ये मैक्रो, या कह दें मेगा, या कह दें इंटर्नशिप टीचिंग।
यानी आमतौर पर हम पूछ लेते हैं कि आपने माइक्रो टीचिंग कहाँ की, तो उस समय जो बालक होता है उसमें इतनी झिझक होती है, हेजिटेशन होता है कि वो प्रॉपर उत्तर नहीं दे पाता है। कौन सा बालक है? जिसने नियमित रूप से क्लासे नहीं ली है। तो माइक्रो और सिमुलेशन जो टीचिंग होती है वो कहाँ होती है? जिस महाविद्यालय से आप क्या कर रहे हैं, प्रशिक्षण कर रहे हैं, तो कहाँ होती है? महाविद्यालय में। कहाँ होती है? महाविद्यालय में। और अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि कितने माइक्रो टीचिंग आपने कितने समय की है, तो आप सभी एक राय होकर के कह सकते हैं 1 सप्ताह या 2 सप्ताह है, यानी सबका क्या होना चाहिए? समान समय होना चाहिए कि जी 1 सप्ताह तक या 2 सप्ताह तक हमारी माइक्रो टीचिंग चली है। कहाँ चली है? जिस कॉलेज में आप पढ़ रहे हो, जिस महाविद्यालय में आप टीचर ट्रेनिंग कर रहे हो, उसका पूर्ण नाम बताना है आपको कि माइक्रो टीचिंग है वो हमारे कॉलेज में ही, जिसका कॉलेज का जो नाम है वो बताइए, यहाँ पर हमने की है। कितने समय की है? तो आप कह सकते हो जी हमने तो 1 सप्ताह की या 2 सप्ताह की। यानी आप सबका उत्तर क्या होना चाहिए? एक होना चाहिए, एक राय होनी चाहिए। दूसरा आपसे पूछ लिया जाए मैक्रो, मेगा या इंटर्नशिप आपने कहाँ की है, तो अधिकतर बच्चों को जब देखते हैं तो कहते हैं जी हमने तो कॉलेज में किए हैं। इसको तो कॉलेज में बोलते हैं, इसको कहते हैं जी पास के स्कूल में ही किए। तो ऐसा नहीं होता है। माइक्रो होती है वो महाविद्यालय स्तर पर होती है, महाविद्यालय में बालक करता है टीचर ट्रेनिंग के दौरान। और जो मैक्रो है, मेगा है, इंटर्नशिप है, ये कहाँ करता है? यानी किसी राजकीय विद्यालय में जाकर, राजकीय विद्यालय में। अब जिस विद्यालय में आपने की है उस विद्यालय का आपको क्या बताना चाहिए? पूर्ण नाम बताना चाहिए, किस विद्यालय में की है, पूर्ण नाम आपको ज्ञात होना चाहिए। दूसरी बात, उस विद्यालय का अगर वो माध्यमिक विद्यालय है, क्या है? माध्यमिक विद्यालय है, तो वहां पर जो प्रधानाध्यापक हैं, ये भी अक्सर हम पूछ ही लेते हैं कि आपने जिस विद्यालय में, बालक नाम बताएगा जिस विद्यालय में, और नाम बताया है उस विद्यालय में आपने इंटर्नशिप किए, तो वहां पर प्रधानाध्यापक कौन है, तो उस प्रधानाध्यापक के नाम का आपको ज्ञान होना चाहिए। इससे ये पता चल जाता है कि वास्तव में बालक वहां गया है या नहीं गया है, घर पर बैठकर की है या विद्यालय में जाकर के यानी क्लासें ली है। अगर उच्च माध्यमिक विद्यालय है, उच्च माध्यमिक विद्यालय है, तो वहां पर जो उनका प्रमुख होता है उच्च माध्यमिक विद्यालय का, उसको क्या कहते हैं? प्रधानाचार्य। क्या कहते हैं? प्रधानाचार्य। तो पूछ लेते हैं कि आपने जिस विद्यालय में इंटर्नशिप की है, यानी शिक्षण अभ्यास किया है, टीचिंग प्रैक्टिस की है, वहां पर प्रधानाचार्य कौन थे? तो आपको जहां आप यानी समय आपने व्यतीत किया है, तो वहां के प्रधानाचार्य के नाम का आपको ज्ञान होना चाहिए। दूसरी बात, जैसे इंटीग्रेटेड थर्ड ईयर के बच्चे होते और बीएड यानी फर्स्ट ईयर के, बीएड फर्स्ट ईयर के बच्चे होते हैं। इनसे पूछ लिया जाए कि आपने इंटर्नशिप है वो उस विद्यालय में कितने दिन की हैं, तो इंटीग्रेटेड थर्ड ईयर और बीएड फर्स्ट ईयर में जो इंटर्नशिप होती है वो कितने दिन की होती है? 28 दिन की होती है। और सप्ताह में पूछे तो आप कह सकते हो जी 4 सप्ताह की, 4 सप्ताह की, 28 दिन की। और इंटीग्रेटेड यानी फोर्थ ईयर के बच्चे हैं, या फिर हम कह दें बीएड सेकेंड ईयर के बच्चे हैं, इनसे पूछ लिया जाए कि आपने जो इंटर्नशिप है वो कितने दिन की है, तो इंटीग्रेटेड फोर्थ ईयर और बीएड सेकेंड ईयर में इंटर्नशिप होती है वो कितने दिन की होती है? 96 डेज होती है, यानी 96 दिन की होती है। कितने दिन की होती है? 96 दिन की होती है।
तो ये प्रश्न आगे का जो क्वेश्चन है, आपने इंटर्नशिप कितने दिन की है? तो इंटीग्रेटेड थर्ड ईयर और बीएड फर्स्ट ईयर के बच्चे तो कितने दिन की बताएंगे? 28 दिन की होती नियमों के अनुसार। और इंटीग्रेटेड फोर्थ ईयर या बीएड सेकंड ईयर के बच्चे हैं तो कितने दिन की बताएंगे? 96 दिन की बताएंगे। कितने दिन की बताएंगे? 96 डेज की बताएंगे कि हमने 96 दिन की इंटर्नशिप है वो की है। एक बार आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। उसके बाद में आपसे पूछा जा सकता है कि पाठ योजना में किस प्रकार के बच्चों का समावेशन होता है? क्या आपने पाठ योजना बनाई है? पाठ योजना जो आप बना रहे हो, किस तरह के जो विद्यार्थी हैं या कैसे विद्यार्थी हैं जिनको लेकर आप पाठ योजना का निर्माण कर रहे हो? यानी प्रश्न ये पूछा जाता है कि पाठ योजना में किस प्रकार के बच्चों का समावेशन होता है, तो आपका उत्तर क्या होना चाहिए कि जो पाठ योजना है, पाठ योजना में सभी जो छात्र हैं यानी सभी छात्रों का समावेशन होना चाहिए। सभी छात्रों का, सभी छात्रों का। सभी छात्रों से अभिप्राय ये है कि कुशाग्र बुद्धि वाले बच्चे हैं या फिर मध्यम स्तर के बच्चे हैं या कुछ यानी मंद बुद्धि जो बालक हैं या जिनको हम कह सकते हैं कि कुछ पिछड़े बालक हैं, तो उन सबको ध्यान में रख करके फिर आपको क्या तैयार करनी पड़ती है? पाठ योजना तैयार करनी पड़ती है। तो पाठ योजना का जो हम निर्माण करते हैं तो सब प्रकार के जो बालक हैं यानी सभी जो छात्र हैं उनको ध्यान में रखते हुए ही पाठ योजना यानी लेसन प्लान है वो तैयार किया जाता है। उसके बाद में आगे आपसे पूछ लिया जाए कि राजस्थान के वर्तमान शिक्षा मंत्री कौन है, तो आपको यह पता होना चाहिए कि हमारा जो प्रदेश है, चाहे वो राजस्थान हो, हरियाणा हो, दिल्ली हो, उत्तर प्रदेश हो, तो वहां के शिक्षा मंत्री का आपको नाम याद होना चाहिए कि वहां शिक्षा मंत्री वर्तमान में यानी जिस समय आपके वाइवा हो रहे हैं उस समय कौन है। तो वर्तमान में राजस्थान के शिक्षा मंत्री कौन है? तो मदन दिलावर, मदन दिलावर हैं, वो राजस्थान के क्या है? शिक्षा मंत्री हैं। और पूछ लिया जाए कि आप जब शिक्षण अभ्यास करने के लिए विद्यालयों में गए या इंटर्नशिप के दौरान आप विद्यालयों में गए तो वहां राजस्थान के शिक्षा मंत्री ने एक नई शुरुआत की थी बालकों के लिए, वो क्या थी? तो वो क्या थी? अब पीछे गत दिनों ही प्रत्येक विद्यालय के अंदर यानी एक कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी जिसे कहा गया था सूर्य नमस्कार। क्या कहा गया था? सूर्य नमस्कार। यह कार्यक्रम हर विद्यालय के अंदर क्या है यानी लागू किया गया था, बालकों से सूर्य नमस्कार करवाया गया था। उसके बाद आपसे पूछ लिया जाए कि एमडीएम का पूरा नाम तथा वर्तमान नाम क्या है? कि एमडीएम है उसका पूरा नाम क्या है और वर्तमान नाम क्या है? एमडीएम, एमडीएम का पूरा नाम है मिड डे मील, मिड डे मील। और पूछ ले कि राजस्थान में जो मिड डे मील योजना है, राजस्थान में ये योजना कब शुरू हुई? मिड डे मील। तो राजस्थान के अंदर मिड डे मील जो योजना है वो शुरू होती है कब? यानी 15 अगस्त 1995, 15 अगस्त 1995 में, 15 अगस्त 1995 से। और पूछ लिया जाए कि एमडीएम है इसका वर्तमान नाम क्या है? वर्तमान में क्या नाम है इसका एमडीएम का? तो वर्तमान में क्या नाम है? प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना। वर्तमान नाम क्या है? वर्तमान
नाम। प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना। तो पूछ लें कि मिड डे मील या प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना किस उम्र के बालकों के लिए है, तो ये या किस क्लास के बच्चों के लिए है, तो ये है 3 वर्ष से 14 वर्ष के जो बालक हैं उनके लिए है। और क्लास पूछ ले कि कौन सी क्लास तक, तो 1 से 8 तक के जो बच्चे हैं उनको इस योजना का लाभ प्रदान किया जाता है। मिड डे मील क्या है, यानी एक दोपहरकालीन बालकों को दोपहर के समय गुणवत्तापूर्ण कह सकते हैं या पौष्टिक आहार करवाने की एक क्या है, योजना है, मिड डे मील। तो आप एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। अब देखिए, जो इंटीग्रेटेड के बच्चे हैं, बीएड के बच्चे हैं या एमएड के, सब आप क्या बनने जा रहे हो, शिक्षक बनने जा रहे हो, टीचर बनने जा रहे हो। तो आपसे साधारण सा एक क्वेश्चन पूछ ले कि शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है, तो सबको पता है शिक्षक दिवस मनाया जाता है प्रतिवर्ष 5 सितंबर को। कब मनाया जाता है, प्रतिवर्ष 5 सितंबर को। किसके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, उनका जन्म कब हुआ था, 5 सितंबर 1888 में। ये स्वतंत्र भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे और दूसरे क्या थे, राष्ट्रपति। अगर ये पूछ लिया जाए कि जो शिक्षक दिवस है वो कब से मनाया जा रहा है, तो 5 सितंबर 1962 को पहला जो शिक्षक दिवस है वो मनाया जाता है। इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए। उसके बाद में ये तो है शिक्षक दिवस। एक पूछ लिया जाए राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है, राष्ट्रीय जो शिक्षक दिवस है वो मनाया जाता है 11 नवंबर को। कब मनाया जाता है, 11 नवंबर को। अब 11 नवंबर को किसके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, तो हम कह सकते हैं मौलाना अबुल कलाम आजाद के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। मौलाना अबुल कलाम आजाद का जन्म कब होता है, 11 नवंबर 1888 में, 88 में। और इनका जो जन्म दिवस है वो किसके रूप में मनाया जाता है, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। कब से मनाया जाना शुरू हुआ है,
ये भी पूछा जा सकता है कि कब से इसको मंजूरी मिली है, तो हम कह सकते हैं 11 सितंबर 2008 को इससे इसकी मंजूरी मिली थी। 11 सितंबर 2008 में मंजूरी मिलती है किसकी, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाने की। मंजूरी कब मिलती है, 11 सितंबर 2008 में। कौन थे मौलाना अबुल कलाम आजाद, कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे मौलाना अबुल कलाम आजाद। तो इनका जन्म दिवस है वो किसके रूप में मनाया जाता है, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस में, शिक्षक दिवस के रूप में। तो याद रखना, शिक्षक दिवस, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस। ये आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आप भावी शिक्षक हो। तो आपसे पूछा जा सकता है कि शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है। और ये पूछ लिया जाए कि विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है, विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व शिक्षक दिवस है वो मनाया जाता है 5 अक्टूबर को प्रतिवर्ष। कब है, 5 अक्टूबर को। और विश्व शिक्षक दिवस है उसको मंजूरी किसने दी, यूनेस्को ने। यानी पेरिस के अंदर एक सम्मेलन हुआ था, उस सम्मेलन में मंजूरी मिली थी कि 5 अक्टूबर को हम क्या मनाएंगे, विश्व शिक्षक दिवस को के रूप में मनाएंगे। और ये बैठक कब हुई थी, 1994 में, 1994 में, 1994 में बैठक हुई थी विश्व स्तर की। उसमें ये निर्णय लिया गया था कि विश्व शिक्षक दिवस है वो कब मनाया जाएगा, 5 अक्टूबर को मनाया जाएगा। अब देखो, शिक्षक दिवस है तो विद्यार्थी दिवस भी है। शिक्षक दिवस मनाया जाता है तो विद्यार्थी दिवस भी कह सकते हैं, या हम शिक्षार्थी दिवस कह सकते हैं। शिक्षार्थी दिवस भी मनाया जाता है। पूछ लिया जाए कि विद्यार्थी दिवस है या हमारा जो राष्ट्रीय शिक्षार्थी दिवस है वो हम कब मनाते हैं, तो विद्यार्थी दिवस कब मनाते हैं हम, 15 अक्टूबर को, 15 अक्टूबर को मनाते हैं प्रतिवर्ष। और 15 अक्टूबर किसका जन्म दिवस है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का क्या है, जन्मदिन है, जन्म दिवस है। और एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म कब होता है, 15 अक्टूबर 1831 में। कहा, रामेश्वरम में, रामेश्वरम में इनका जन्म होता है। तो एपीजे अब्दुल कलाम जिनको भारत का मिसाइल मैन कहा जाता है, इनका जन्म दिवस है वो किस रूप में मनाते हैं, विद्यार्थी दिवस, विद्यार्थी जो दिवस है उसके रूप में मनाते हैं। 1931 में था, 1931 में। अब जो बीएड करने वाले छात्र भी हैं, छात्राएं भी हैं, अगर छात्राओं से ये पूछ लिया जाए कि भारत की प्रथम शिक्षिका कौन थी, अध्यापिका कौन थी, भारत की प्रथम शिक्षिका कौन थी, शिक्षिका, तो आप भी अध्यापिका बनने जा रही हो, शिक्षिका बनने जा रही हो, तो आपको ये
पता होना चाहिए कि भारत की प्रथम शिक्षिका थी वो कौन थी। तो प्रथम शिक्षिका थी वो कौन थी? सावित्रीबाई फुले थी। कौन थी? सावित्रीबाई फुले। सावित्रीबाई फुले। और सावित्रीबाई फुले का जन्म कब होता है? 3 जनवरी 1831 में। इनका जन्म कब होता है? 3 जनवरी 1831 में। तो हम कह सकते हैं 3 जनवरी 1831 में इनका जन्म होता है। तो ये जो बीएड के जो वाइवा होते हैं, उन वाइवा में अक्सर विद्यार्थियों से जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो कुछ प्रश्न हैं, वो आपको मैंने बताने की कोशिश की है। अब आगे की जो क्लास होगी, कभी समय मिलेगा तो समय के अनुसार, यानी ये बीएड वाइवा पार्ट 1 है, तो दूसरी क्लास जो बनाएंगे वो बनाएंगे बीएड वाइवा पार्ट 2 के नाम से। तो मुझे लग रहा है कि आपको इस क्लास के अंदर बहुत कुछ सीखने को मिला है। तो आप ये जो क्लास हमने प्रॉपर तरीके से जो बनाई है, आपको समझाया है, बताया है, तो आप इसको अपने जो सहपाठी हैं उन तक पहुंचाएं, ताकि वाइवा में उनको भी यानी इस क्लास से लाभ प्राप्त हो सके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।